राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। आधी रात का वक्त था। सहस्रा प्यास लगने की वजह से उठ जाती है और कमरे के बेड को देखती है तो बिल्कुल खाली था। ये कोई नई बात नहीं थी। सहस्रा हमेशा ही अकेला सोया करती थी। अव्यान तो कभी कमरे में आता ही नहीं था, बस कोई फाइल या कपड़े लेने आता था। सहस्रा कमरे को चारों तरफ और देखने के बाद साइड टेबल पर देखती है जिस पर पानी का जग खाली था। सहस्रा ये देखकर बेड से उठती है, फिर जग लेकर कमरे का दरवाज़ा खोलती है। जिसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, सामने से देख डर सी जाती है क्योंकि इस वक्त पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे प्यास भी लगी थी और डर भी रही थी। सहस्रा को अंधेरे में डरने की बीमारी थी जिसका इलाज उसने कराने की कोशिश की थी, पर उसका डर कभी खत्म नहीं हुआ था। प्यार की वजह से सहस्रा ने चाहते हुए भी डर को काबू में कर के फ़ोन को फ्लैशलाइट ऑन करती है और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगती है। जैसे से वह कदम बढ़ाते हुए जा रही थी कि उसका डर बढ़ता जा रहा था और डर से उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। सहस्रा हॉल के स्विच पर पहुंचते ही तुरंत सारे लाइट्स ऑन करती है। लाइट्स देखते ही सहस्रा राहत की सांस लेती है और फिर किचन में जाकर लाइट ऑन करती है और फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगती है। पानी पीकर वह जग में पानी भरती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। उसने बस 2 कदम ही बढ़े थे कि तब अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। सहस्रा डर के अपने नाइट सूट को कसकर पकड़ लेती है। पानी पीने तक फ़ोन भी उसके टेबल पर रख दिया था, जिस वजह से वह फ्लैशलाइट तक जला नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथ को फ़ोन नहीं था। सहस्रा की चारों ओर देखकर डर से सिसकी निकल रही थी। सहस्रा अपनी आंखें बंद करती है। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। सहस्रा अपने फ़ोन को ढूंढने लगी, अब भी उसकी आंखें बंद थीं। जब उसे सपना अपना फ़ोन नहीं मिलता, वह धीरे से आंखें खोलती है तो उसकी चीख निकल जाती है। सहस्रा डर से वहीं बेहोश हो जाती है। चीख सुनकर अव्यान, जो इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, वह फिर उठकर दरवाजे की ओर देखता है। फिर वह सोचते हुए उठकर बाहर चला जाता है। अव्यान हॉल में जाकर लाइट्स जलाता है और चारों ओर देखता है। जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखता तो अव्यान कुछ सोचते हुए किचन की ओर बढ़ जाता है। किचन के फर्श पर सहस्रा को बेहोश देखकर अव्यान जल्दी से आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लेता है। अव्यान अब सहस्रा को लेकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में ले जाकर अव्यान सहस्रा को अच्छे से लेटाता है। सहस्रा के पसीने से भरे चेहरे को देख वह रुमाल से उसके चेहरे को पोंछ लेता है, जिसका होश बेहोश पड़ी सहस्रा को बिल्कुल भी नहीं था। अव्यन कुछ देर तक सहस्रा के चेहरे को देखता है और फिर दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है। किचन में सहस्रा चाय बनाते हुए दूसरे दिन सुबह किचन में सहस्रा चाय बनाते हुए रात के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किचन से कमरे में कैसे पहुंच गई। तभी सहस्रा की आंखों के सामने एक हाथ आता है जिसने उसका फ़ोन पकड़ा था। सहस्रा फ़ोन को देखती है और फिर घूमकर उसे देने वाले को देखती है तो वह आव्या थी। आव्या को देखते ही सहस्रा फ़ोन लेकर सिर झुका लेती है। आव्या कुछ पल सहस्रा को देखती है और फिर अचानक ही उसके गले लगकर कहती है, आई एम सॉरी भाभी। सहस्रा हैरानी से खड़ी थी। उसे तो समझ ही नहीं आया ये अचानक क्या हुआ। आव्या सहस्रा से दूर होकर उसे देखकर कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, लेकिन इस बात में तो आपकी कोई गलती ही नहीं है। सहस्रा चुप सी आव्या को देखती रहती है। आव्या को सहस्रा का चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता तो वह एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, भाभी, आपको भाई ने अपने जैसा बना दिया है क्या? फीलिंग्स हार्टलेस, कुछ ना बोलने वाला। सहस्रा ने सिर हिलाकर कहती है, जी नहीं, वो मैं तो बस। बोलते ही वह रुक जाती है। तभी ध्रुवंश अंदर आते हुए कहता है, भाभी एक कॉफ़ी प्लीज़। सहस्रा हाँ बोलकर पेन गैस पर चढ़ाती है। तभी आव्या ध्रुवंश को कुछ इशारा करती है तो वहीं ध्रुवंश भी उसे कुछ इशारा करता है। दोनों इशारे में बात कर ही रहे थे कि तभी सहस्रा ध्रुवंश को और कप बढ़ाकर कहती है, कॉफ़ी। ध्रुवंश का ध्यान सहस्रा की तरफ चला जाता है। वह कप लेकर स्लैब की ओर जाकर उसे टिक कर खड़ा हो जाता है और कॉफ़ी पीते हुए सहस्रा को देखने लगता है। सहस्रा चाय उतारकर कप में डाल रही थी। आव्या सहस्रा को गौर से देखते हुए कहती है, भाभी, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? सहस्रा कुछ पल तो चुप रहती है, फिर एक नज़र आव्या को देखकर प्लेट पर स्नैक्स रखते हुए कहती है,
इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी। जिसे हम दिल से अपना मान लेते हैं तो उसकी जगह पर किसी और को हम नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं देख सकते। आव्या सहस्त्रा को देख ध्रुवंश को देखती है और कुछ इशारा करती है। ध्रुवंश कॉफ़ी पीते हुए किचन से निकल जाता है। आव्या ध्रुवंश को देखती रहती है। उसके जाते ही वह सहस्त्रा से कहती है, थैंक यू भाभी, आप कितनी ज़्यादा समझदार हैं। वैसे आप मुझे और भाई से बहुत छोटी लगती है। सहस्त्रा यह सुनकर आव्या से कहती है तो आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब हम सब तो 24 साल के हैं और आपकी उम्र। आव्या के इतना बोलते ही सहस्त्रा बोलती है, 21। मेरी उम्र 21 है। बोलते ही सहस्त्रा ट्रे उठाकर बाहर निकल जाती है। तो वहीं वह सुनकर आव्या कुछ सोचती है और फिर एकटक सहस्त्रा को देखने लगती है। वह कमरे से आदित्य को आंखें बस वहीं दूसरे कमरे में आदित्य की आंखें बस एकटक काव्या को ही देख रही थी। आदित्य काव्या के चेहरे को बहुत प्यार से छू रहा था। काव्या के चेहरे पर जो दर्द पहले दिखते थे वह आदित्य के आने से खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। 18 साल के बाद बंद होने की वजह से अब जैसे उसे बंद रहने की आदत हो चुकी थी। वहीं दरवाज़ा हल्का खुला, वहाँ पर विक्रम दोनों को देख रहा था। अव्यान फ़ोन पर कुछ चेक करते हुए स्टडी रूम में जा रहा था। तभी उसकी नज़र विक्रम पर पड़ती है। अव्यान बिल्कुल विक्रम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विक्रम अव्यान को देख इशारे से उधर देखते हुए कहता है, वो मैं बस काव्या को देख रहा था, क्योंकि आदित्य की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और मेंटल का दिमाग खुद के कंट्रोल में नहीं रहता, तो हो सकता है कि वह काव्या को नुकसान पहुंचा दे। बोलते हुए विक्रम का ध्यान स्थिर हो गया। विक्रम का ध्यान स्थिर नहीं था। अव्यान विक्रम को देखते ही अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, लेकिन आपकी एक गलती देखने पर भी हम यहाँ से नहीं गए। पर फिर नहीं, मम्मा पापा को अलग करने के बारे में गलती से भी मत सोचिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रम अव्यान को देखते ही फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अव्यान विक्रम को जाता हुआ देखता है और फिर मुड़कर कमरे को दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अव्यान आदित्य और काव्या दोनों को देखता है, फिर काव्या को और झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है। आदित्य सिर उठाकर अव्यान को देखते हुए कहता है, वाइफी वाइफी आंखें नहीं खोल रही है। अव्यान यह सुनकर आदित्य को देखने लगता है और फिर झुककर वह आदित्य के माथे पर भी किस कर लेता है और पीछे हटकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, पापा मम्मा तभी उठेंगी जब आप उनके पहले वाले हस्बैंड बनेंगे। आप अगर ऐसे रहेंगे तो मम्मा आंखें नहीं खोलेंगी। यह सुनकर आदित्य काव्या को देखता है। अव्यान अब कमरे में दरवाज़ा अच्छे से बंद करके चला जाता है। आदित्य काव्या के होठ को छूता है और फिर उसके बहुत करीब जाकर काव्या के होठों पर अपने होठ टिकाए उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है। आदित्य काव्या को किस नहीं कर रहा था, बस उसके अपने होठ काव्या के होठों से सटा दिया था और काव्या के शरीर में एक हलचल सी उठती है। उसका दिल तेजी से धड़क उठता है तो आदित्य कुछ अच्छे से महसूस कर पा रहा था। 2 दिन बीतने के बाद ध्रुवांश फार्म हाउस आया था। ध्रुवांश सीधे कमरे में जाकर वॉशरूम को लॉक खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि धरा जमीन पर गिरी कांप रही थी। 2 दिनों तक बिना कुछ खाए बर्फ के पानी में रहकर, ऊपर से वॉशरूम जो बहुत ठंडी थी, ध्रुवांश कुछ पल रुककर धारा के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। धारा अब भी भीगी हुई थी क्योंकि वॉशरूम में एक भी कपड़ा नहीं था जिसे वे चेंज कर सके। ध्रुवंश धारा के सिर को छूता है तो वह आग की तरह तप रहा था और वह पूरी तरह से कांप रही थी। ध्रुवंश डॉक्टर को फ़ोन करता है और कुछ आधे घंटे में डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर धारा को चेक करने के बाद एक इंजेक्शन देता है और फिर ध्रुवंश को गौर से देखने लगता है। ध्रुवंश डॉक्टर को यूं देखता पाकर उसे घूरने लगता है। ध्रुवंश के घूरने पर डॉक्टर हिचकिचाहट में कहता है, सर इन्हें शरीर का ताप देने की ज़रूरत है। मैंने इंजेक्शन तो दे दिया, लेकिन ये भी तभी काम करता है जिसके शरीर में 20 डिग्री टेम्परेचर गर्म रहे, लेकिन इनके शरीर में तो वो भी खत्म हो चुकी है। यह सुनकर ध्रुवंश सर्द आवाज में कहता है, गेट आउट। डॉक्टर जल्दी से अपना सामान लेकर भाग जाता है। ध्रुवंश रिमोट से दरवाज़ा बंद करके धारा को देखता है
और फिर ड्रॉ से एक कपड़ा लेकर उसके आंखों पर पट्टी बांधता है और कपड़ा लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और धारा के ऊपर चादर हटाकर एक एक करके उसके सारे कपड़े निकाल देता है। धारा के शरीर में अब एक भी कपड़ा नहीं था। वह ध्रुवांश के सामने नेकेड थी और ध्रुवांश उसे नहीं देख पा रहा था। ध्रुवांश फिर से धारा की चादर को गर्दन तक कवर करता है और अपनी आंखों से पट्टी निकालकर अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है और वह धारा के चेहरे को एकटक देखते हुए चादर के अंदर घुस जाता है और धारा को अपने शरीर में से सटा लेता है। धारा का शरीर ध्रुवंश के चेस्ट पर पूरी तरह से सट चुका था और वह महसूस करते ध्रुवंश दादा के बालों को मुट्ठी से भर लेता है। किसी लड़की का इस तरह सामने आना किसी भी लड़के को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकता है। जो हाल ध्रुवंश का हो रहा था, ध्रुवंश दारा के चेहरे को देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, ना मैंने तुम्हें अभी तक किस किया ना ही करूँगा। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं जाऊँगा। बोलते हुए ध्रुवंश धारा को अपनी भाव में भर लेता है। ध्रुवंश के गर्म शरीर को महसूस करते ही धारा ध्रुवंश से और ज़्यादा चिपकने लगती है। ध्रुवंश के लिए यह करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वह खुद को कंट्रोल करके यह सब करता था। शॉपिंग मॉल में आव्या और सहस्रा गए हुए थे। सहस्रा एक जगह खड़ी होकर आव्या को देख रही थी, तो वहीं आव्या पूरे मॉल में इधर से उधर घूमी जा रही थी। आव्या कपड़ों को छू छू कर देख रही थी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा रुद्र आव्या को छूते उन कपड़ों को देख रहा था। आव्या चल चलकर एक लहंगे के सामने जाकर रुकती है। वह लहंगा एक शादी का जोड़ा था। आव्या कुछ पल लहंगे को देखती, फिर सहस्रा को देखते हुए कहती है, भाभी मैं ये ट्राई करके आती हूँ। वैसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं दुल्हन के जोड़े में कैसी लगती हूँ। सहस्रा मुस्कुराते बस हाँ में सिर हिला देती है। आव्या चेंजिंग रूम में आती है। रुद्र एकदम बस चेंजिंग रूम की ओर देख रहा था। उसने तो आव्या को सिवाय किसी पर ध्यान ही नहीं दिया था। कुछ देर बाद आव्या चेंज करके धीरे कदमों से बाहर आती है। जैसे ही रुद्र उसे देखता है, उसे देखता ही रह जाता है। आव्या बिना ज्वेलरी के भी दुल्हन की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरत और उसकी मुस्कान वजह से और ज़्यादा खूबसूरत बन रही थी। सहस्रा भी आव्या को ऐसे ही देख सकती थी। आव्या गोल गोल घूमते हुए कहती है, भाभी मैं कैसी लग रही हूँ। सहस्रा आव्या को खोए हुए कहती है, अगर दूल्हा देखे तो अपना होश ही खो बैठे। इस कदर आप खूबसूरत लग रही हैं। सच में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आव्या मुस्कुराते हुए सहस्रा को फ़ोटो लेने को बोलती है और खुद पोज देने लगती है। सहस्रा उधर फ़ोटो खींच रही थी, उधर रुद्र भी आव्या की फ़ोटो खींच रहा था। आव्या सहस्रा से फ़ोन लेकर फ़ोटो देखती है और फिर चेंजिंग रूम में चली जाती है। रुद्र आव्या के फ़ोटो को बहुत गौर से देख रहा था। आव्या लहंगे को उसी तरह से रखकर सहस्रा को चलने के लिए कहती है, क्योंकि दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और वैसे भी आव्या उस लहंगे को लेना नहीं चाहती थी। उसका तो बस एक ही सपना है कि उसकी जब शादी हो तो सारी पसंद आदित्य और काव्या की हो। रुद्र काव्या को देखता है, फिर सिर टेढ़ा करके उस लहंगे को। रुद्र अब सिर घुमाकर धीर को देखता है तो रुद्र की नज़र को समझकर धीर जल्दी से उस शॉप में घुस जाता है और जितना भी आव्या ने कपड़ों को टच किया था वह सारे कपड़े वह ले लेता है। रुद्र के सारी हरकतों को नोटिस करता रुद्रांश का बॉडीगार्ड उसे देख रहा था और साथ ही वह मॉल से निकली आव्या को भी देख रहा था। कुछ देर बाद वह रुद्रांश को कॉल करते हुए जाने लगता है। ऑफिस में बैठा आव्यान अपने लैपटॉप पे बहुत ध्यान से देखते हुए कुछ देख रहा था। वह कीबोर्ड पर हाथ चलाने लगा कि तभी अचानक उसका ध्यान उसके हाथ पर चला जाता है। आव्यान अपने हथेली को खोलकर देखता है, जिसमें शादी के वक्त सहस्रा ने अपने नाम को मेहंदी से लिखा था। उसके नाम को देखते ही आव्यान का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। इधर सहस्रा भी मॉल में वापस आने के बाद सोफे पर बैठकर बहुत गौर से आव्यान के नाम को देख रही थी। सहस्रा आव्यान के नाम को छूते हुए धीरे से कहती है, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। पहले भी आप सबसे करीब थी।
मैं आप सबको पहले से जानती हूँ। बोलते हुए सहस्त्रा की आंखों के सामने एक नज़ारा दिखने लगता है जो बहुत ज़्यादा धुंधली थी। याद करते हुए सहस्त्रा का सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वह अपने सिर को पकड़ लेती है। उसके सामने बहुत सारी धुंधली यादें दिखने लगती हैं, कुछ बातें, हंसने की आवाज़ें। ये सारी चीज़ें देखते ही सहस्त्रा के मुंह से एकदम से निकलता है, साजन। यह इतना बोलते ही दर्द से चीख उठती है और श्रेष्ठा जो कमरे से गुजर रही थी वह चीख सुनकर जल्दी से अंदर जाती है। सहस्त्रा को ऐसे देखकर वह जल्दी से घबराते हुए उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ सहस्त्रा, तुम ठीक तो हो? सहस्त्रा चीखते हुए कहती है, पापा पापा, छोड़ो पापा को। श्रेष्ठा उसे ऐसे देख दरवाजे की ओर देखकर पुकारती है, प्रिंसेस प्रिंसेस। हाव्या जल्दी से अंदर आती है और सहस्त्रा को ऐसा देखकर फिर से अपने कमरे की ओर जाकर एक इंजेक्शन लाती है और सहस्त्रा को लगा देती है। सहस्त्रा धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। वह सोफे पर बेहोश से लेट जाती है और धीरे से बड़बड़ाती है, पापा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो। आव्या एकटक सहस्त्रा को देखती रहती है और वही श्रेष्ठा सहस्त्रा को देखने के बाद आव्या को देखती है। ध्रुवांश के शरीर की गर्म भाप को महसूस करके धीरे धीरे धारा का आंखें खुलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसके सामने ध्रुवंश की दो सर्द आंखें उसे दिखती हैं। धारा उसे देख सहम सी जाती है। ध्रुवंश का धारा इस वक्त बहुत करीब थे और धारा कुछ पल तक तो ध्रुवंश को देखती रहती है और फिर अचानक से अजीब सा लगता है। धारा अपने हाथ को अंदर ले जाकर खुद को टच करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ध्रुवंश को जब यह एहसास होता है कि धारा को पता चल चुका है कि वह धीरे से उससे दूर होकर उठकर खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश नीचे से शर्ट उठाकर पहनने लगता है। वहीं धारा चादर ऊपर करके अंदर देखती है तो एकदम से बच्चों जैसे होते हुए कहती है, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। बोलते ही वो जोर जोर से रोने लगती है। धारा की हरकत से ध्रुवंश की भौं चढ़ जाती है। धारा खुद को कवर करके बेड से सट कर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, तुम कितने गंदे हो, शादी से पहले तुमने मेरे साथ सुहागरात बना ली। बोलकर फिर एक बार रोने लगती है। ध्रुवंश अपने सिर पर एक उंगली से रब करते हुए धीरे से कहता है, प्यार करने के लिए ये बच्ची ही मिली थी क्या मुझे? बोलते ही वह धारा देखता है, लेकिन धारा ने ध्रुवंश की हुई बातों को नहीं सुनी थी। वह तो बस अपना रोने में बिजी थी। ध्रुवंश अपने एक पैर बेड पर रखकर उसे घूरते हुए कहता है, स्वीटहार्ट, अगर अभी भी तुम्हें अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। धारा ये सुनकर तुरंत कहती है, तुम रेपिस्ट, टेररिस्ट कहीं के, मैं तुम्हारी शिकायत शिव जी से कहूँगी और वो तुम्हें बहुत बड़ा वाला पनिशमेंट देंगे। धारा का शिव जी मतलब भोलेनाथ से था और वह उसकी भक्त थी। ध्रुवंश बड़े बेड पर से पैर हटाकर उसे सर्द आवाज में कहता है, और तुम क्या हो, मर्डरर? जैसे ही धारा यह सुनती है एकदम से रोना बंद कर देती है और सुर झुकाए सिसकने लगती है। ध्रुवंश धारा को बहुत ध्यान से देखने लगता है और धारा कुछ देर यूं ही सिसकती रहती है। ध्रुवंश अब उसे नजर हटाकर कमरे से जाने लगता है। तभी धारा की सिसकते हुए आवाज़ आती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट पर बड़े बड़े चूहे मुझे परेशान कर रहे हैं। यह सुनते ही ध्रुवंश के कदम रुक जाते हैं। कुछ पल वह खड़ा रहता है, फिर नीचे जाकर खाना लेकर आता है। खाना लेकर वह धारा के पास बैठ जाता है। धारा जल्दी से खुद को कवर करके कसके हुए ध्रुवंश की ओर जाती है। ध्रुवंश धारा को देखता है, फिर अपने हाथों से एक निवाला बढ़ा देता है। धारा जल्दी से खाती है और इस दौरान धारा ध्रुवंश के हाथ को काट लेती है। ध्रुवंश घूरकर उसे देखता है तो धारा रोती सी आवाज में कहती है, सॉरी। ध्रुवंश अब वैसे ही उसे खिलाते हुए एकटक देखने लगता है और मन ही मन कहता है, कितनी भोली हो तुम स्वीटहार्ट, ये दिखावा है यह सच है। सोचता हूँ वह एक निवाला फिर और बढ़ा देता है। धारा न सिर हिला देती है और बहुत मासूमियत से आवाज़ से कहती है, पानी। ध्रुवंश खाना को साइड में रखकर पानी का गिलास बढ़ा देता है। धारा दोनों हाथों से गिलास पकड़कर पीने लगती है। पानी पीने के बाद वह ध्रुवंश का गिलास बढ़ा देती है और खाने को देखने हुए कहती है, खाना।
ध्रुवंश गिलास को साइड में रखकर फिर एक बार उसे खिलाने लगता है। सारा खाना खत्म होते ही ध्रुवंश प्लेट लेकर जाने लगती है। तभी धारा कहती है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो लोग मुझे बहुत बुरा भला बोलेंगे। ध्रुवंश मुड़कर एक नज़र धारा को अजीब नज़रों से घूरते और फिर कहता है, कबर्ड में मेरी शर्ट है, उसे पहन लो। धारा कबर्ड की ओर देखती है और जल्दी से कहती है, लेकिन मेरी अंडरगारमेंट्स मैं क्या पहनूंगी। यह सुनकर ध्रुवंश ऑकवर्ड सा हो जाता है और धारा को तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ध्रुवंश अब वहाँ से जाते हुए कहता है, गार्ड से बोलकर मैं भेज रहा हूँ। बोलते ही वह दरवाज़ा बंद करके लॉक करता है और नीचे हॉल में चला जाता है। किचन में प्लेट रखकर वह गार्ड को बोलकर अपनी जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। सक्सेना हाउस में आव्या एकदम सहस्त्रा को देखती रहती है, जो इस वक्त सोफे पर ही बेहोश पड़ी थी। वह कुछ बाद सहस्त्रा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही सहस्त्रा उठती है और बैठ जाती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, आप यहाँ? आव्या हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ भाभी, आपके सिर में दर्द था, कहीं यहीं रुक गई। सहस्त्रा अपने सिर को दबाते हुए कहती है, दर्द? हाँ, मुझे हमेशा दर्द होता है, पता नहीं कैसे। बोलते हुए सहस्त्रा सोचने लगती है। आव्या उसका ध्यान भटकाते हुए एकदम से कहती है, अच्छा भाभी, ये सब छोड़िए और ये बताइए, भाई और आपके बीच कुछ ठीक है या सब नॉर्मल है ना? आव्या के सवाल पर जवाब सहस्त्रा को खुद नहीं पता था कि आखिर उसका और आव्या का रिश्ता कैसा है। उसे तो अब तक पता नहीं था कि आव्यान इस रिश्ते में रहना चाहता भी है या नहीं, पर सहस्त्रा अपने रिश्ते के बारे में बताकर किसी को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वह नज़रें इधर से उधर करती हुई कहती है, हाँ, हमारा रिश्ता ठीक है, सब नॉर्मल है। बोलते ही सहस्त्रा अपने हाथ में उंगलियों को फंसाती है और आव्या उसकी हरकतों को नोटिस करते हुए कहती है, अच्छा, दो भाई दूसरे कमरे में क्यों सोते हैं? अब तो जैसे सहस्त्रा की बोलती ही बंद हो जाती है। वह नज़र चुराते हुए कहती है, वो जी, उन्हें देर तक काम करना रहता है ना, तो हमें डिस्टर्ब ना हो इसलिए दूसरे कमरे में सोते हैं। सहस्त्रा के बहाने बनाते हुए बोलने पर आव्या उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। सहस्त्रा आव्यान को देखने लगती है। आव्या सहस्त्रा की आंखों में सीरियस होकर कहती है, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता भाभी, भाई आपके पति हैं, शादी हुई आपकी, भले जैसे भी हुए, आपका भाई पर पूरा हक है, आप उस हक को जताइए। आव्या की बातें सुनकर सहस्त्रा अपने हाथ को देखती है, जिसे आव्या ने पकड़कर फिर आव्या को देखते हुए कहती है, किसी पर ज़बरदस्ती हक हम नहीं जता सकते। अगर हम उनके पत्नी हैं तो वो भी मेरे पति हैं, लेकिन तब जब वो खुद मानेंगे। जब तक वो हमें खुद पत्नी बनने का हक नहीं देते, हम उन पर कोई हक नहीं जताएंगे। आव्या एकदम से कहती है, और अगर उन्होंने आपको पत्नी होने का हक कभी नहीं दिया तो? अगर उन्होंने आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया तो? यह सुनकर सहस्त्रा के दिल में अचानक ही दर्द उठता है और वह अपनी नमी आंखों को छुपाए जल्दी से नजरें झुका लेती है। आव्या ने ना कभी उसकी बात हुई और ना कोई रिश्ता बना, पर फिर भी उसे अभी से आव्यान के दूर होने से बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके दिमाग में और एक बात भी थी, और वह यह थी कि आव्या ने कहा था कि एक लड़की का जिक्र, आव्यान की ज़िंदगी में पहले से एक लड़की है। ये बात उसके लिए और भी ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी। आव्या सहस्त्रा के हाथ को छोड़कर उठती है और सहस्त्रा को कुछ पल देखकर जाने लगती है। तभी सहस्त्रा एकदम से कहती है, क्या आपके भाई भी उनसे शादी करना चाहते थे? आव्या के रुक जाती है और पीछे मुड़कर सहस्त्रा को देखती है, जो अब तक सिर झुकाए हुई थी। आव्या थोड़ी देर उसे देखकर कहती है, भाई मम्मा की बात कभी नहीं टालते, हद से ज़्यादा मम्मा से प्यार करते हैं और प्रज्ञा मम्मा की पसंद थी वो। इस ना बोलते ही आव्या रुक जाती है। उसे सहस्त्रा के आंसू टपकते हुए दिख रही थी। आव्या एकदम से कहती है, लेकिन प्रज्ञा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। बोलते ही आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं यह सुनकर सहस्त्रा नज़र उठाकर हैरानी से आव्या को देखती है। आव्या भी आंखें खोलकर देखती है तो सहस्त्रा के आंसू गाल पर दिख रहे थे। वहीं बाहर खड़ा आव्यान
दोनों की बातों को सुनकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। दूसरी तरफ एक कमरे में रुद्र आंखें बंद करके एक हाथ में पेंटिंग ब्रश पकड़ और एक हाथ में हारमोनिका, वह आंखें बंद करके कुछ पेंटिंग कर रहा था और उसके हाथ हारमोनिका मुंह से रखे एक धुन बजा रहा था और वह धुन जुनूनियत से भरी हुई थी और साथ ही बहुत ज़्यादा खतरनाक भी लग रही थी। धुन सुनकर किसी को भी डर से रोंगटे खड़े हो जाए और यह धुन इस गाने को प्रदर्शित कर रही थी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। रुद्र पेंटिंग करते करते रुकता है और अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह आव्या की पेंटिंग थी जिसमें वह दुल्हन के जोड़े में थी। रुद्र ने इसे आंखें बंद करके बनाया था और वह बिल्कुल आव्या की तरह सेम टू सेम लग रही थी। रुद्र उसे एक तक देखने लगता है और फिर अपना हाथ बढ़ाकर आव्या के चेहरे को छूने लगता है, पर एकदम एकटक से उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। पर उधर कुछ सोचते हुए झटके से हाथ पीछे करके हारमोनिका बजाते हुए पेंटिंग को पीट करके आगे बढ़ता है। जो भी जानते पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा तेरे से तेरे संग जीऊं। रुद्र के कदम एकदम से रुक जाते हैं और वह मुड़कर फिर से पेंटिंग को देखने लगता है। उसके आंखों में जुनूनियत के सिवाय कुछ भी नहीं था। वहीं धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर सोफे पर बैठ जाता है। उसकी नज़र अब साइड में रखे शादी के जोड़े को देखती है, जो वही जोड़ा था जिसे मॉल में आव्या ने पहना था। रुद्र हारमोनिका बजाते हुए ही उसे छूने लगता है। मुझको दे तू मिनट मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। और रुद्र के चेहरे पे अब लहंगे का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और वह अपने चेहरे को उसके हटाकर सूंघने लगता है जैसे कोई टाइगर अपने शिकार को सूंघता है। रुद्र हारमोनिक को अपने मुंह में हटाकर पेंटी को देखते हुए खुद गाना गाता है, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। उसके हर एक बोल, हर एक शब्द जुनूनियत से भरे हुए थे। अगर कोई भी लड़का सुन ले तो डर से कांपने लगे। वही रुद्रांश दरवाजे पर खड़ा अंदर के चीज़ों को सुनने की कोशिश कर रहा था, पर कमरा साउंड प्रूफ की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक तो वह वहीं कान लगाए सुनने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और रुद्रांश डर से दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। आज तक रुद्रांश किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन खुद इकलौते अब उसका बेटा था जिसे वह डरता था। रुद्रांश को इस तरह अगर कोई देखता तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। रुद्रांश को देखते हुए उसके नज़रों को देखने की दीवारों को देख रहा था। रुद्र अपनी सीरियस आवाज़ में कहता है, व्हाट हैपेंड डैड। रुद्रांश को इधर उधर देखने का नाटक कर रहा था। वह रुद्र की आवाज़ सुनकर डर सा जाता है। उसका शरीर डर से थोड़ा हिल जाता है। फिर वह खुद को नॉर्मल करते हुए मुड़कर रुद्र को देखता है और फिर कहता है, वो टाइगर, तुमने अपना विला बहुत अच्छा बनाया है। मैं सोच रहा हूँ अमेरिका जाकर मैं भी अपना विला इसी तरह से बनाऊँ। आई मीन ऐसा कलर, ऐसी पेंटिंग। बोलते हुए वह रुक जाता है और उसकी नज़र अब रुद्र के हाथ सिर पर रुक जाती है। वह रुद्र के सिर और हाथ में पट्टी देखकर हैरान हो जाता है। उसे पहले ध्यान नहीं दिया था। रुद्रांश अविश्वास होकर कहता है, तुमने अपने चोटों का इलाज करवाया? यह बोलते हुए रुद्रांश काफ़ी ज़्यादा शॉक था। रुद्रांश रुद्र को थोड़ा पास जाकर कहता है, आई मीन तुम तो वो गहरी चोट लगने पर भी इलाज नहीं करवाते, फिर ये कैसे? बोलते ही वह रुद्र को देखने, यह सच था, रुद्र अपनी किसी भी चोट का इलाज नहीं करवाता था, पर चोटों पर खाब लगाना खुद को कमज़ोर बनाना सोचता था। एक बार तो ऐसा ही किसी ने उसके पेट पर गोली मार दिया था। तब रुद्र ने खुद वो गोली निकाली थी और जब तक वो होश में रहा उसने किसी को भी अपने पेट पर दवाई लगाने नहीं दी। लेकिन जब वो बेहोश हुआ तब रुद्रांश ने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। रुद्र हमेशा रुद्रांश और धीर के ज़िद और रिक्वेस्ट पर ही अपना इलाज करवाता। रुद्रांश के ऐसे सवाल को
रुद्र पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ते हुए अपने कमरे में चला जाता है। रुद्रांश उसके जाते ही कमरे को देखकर अंदर जाने वाला होता है, तभी रुद्र का टाइगर बाहर आकर बैठ जाता है। रुद्रांश उसे देखकर एक कदम आगे बढ़ता, तभी टाइगर जोर से धाड़ उठता है और रुद्रांश पीछे हटकर उसे गुस्से से देखता है, तो वहीं टाइगर भी उसकी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश हार मानकर वहाँ से चला जाता है। सुबह आव्या बेड पर बैठी बाउल में पानी लिए कपड़े को गीला करके काव्या पर स्पंज बात दे रही थी। आदित्य बैठकर एकटक उसे ऐसा करता देख रहा था। फिर ऐसे अचानक क्या होता है कि वह कहता है, मेरी फाइफी है ये मैं करूँगा। आव्या जो अब तक स्पंज बात देने में बिजी थी, वह सिर उठाकर आदित्य को देखती है और फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए कपड़ा आदित्य को दे देती है। आदित्य कपड़ा लेकर काव्या को स्पंज बात देने लगता है, तो वहीं आव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य स्पंज बात देते हुए एकदम से रुक जाता है। उसे काव्या की बात याद आती है। मुझे ऐसी आदत नहीं है कि मैं अपने पूरे शरीर को भिगा दूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यह याद आते ही आदित्य काव्या को देखते हुए कहता है, वाइफी को ये पसंद नहीं है, वाइफी को नहाना पसंद है। यह सुनकर आव्या आदित्य की बातों को नकारते हुए कहती है, नहीं डैड, मम्मा नहा नहीं सकती, वो बीमार हैं। आदित्य जिद करते हुए कहता है, नहीं, वाइफी को ये पसंद नहीं है, वाइफी का नहाना पसंद है, उसे नहाना पसंद है। आव्या परेशान होकर आदित्य को देखती है और फिर एक बार मना करती है। आदित्य भी जिद पर अड़ा है, तभी अव्यान अंदर आकर बोलता है, इट्स ओके रैबिट, मम्मा हल्के गर्म पानी से नहा सकती हैं। यह सुनकर आव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। आव्यान वॉशरूम में जाकर बाथटब में हल्का गर्म पानी भरता है और काव्या को गोद में उठाकर बाथटब में अच्छे से लिटाता है और वॉशरूम का लॉक करके बाहर आ जाता है और आव्या को देखकर इशारा करता है, तो आव्या हाँ में सिर हिला देती है। वहीं आदित्य नीचे घुटनों के बल खड़ा होकर काव्या के एक एक कपड़ों को निकालने लगता है और सारे कपड़ों को निकाल कर वह काव्या को नहलाने लगता है। उसका ध्यान बस काव्या को नहलाने में था। वहीं काव्या का चेहरा एकदम से लाल होने लगा था, जैसे वह शर्मा रही हो, जैसे उसे इस बात का एहसास हो कि वह किस कंडीशन में किसके सामने है। सहस्त्र श्रेष्ठा के कमरे में बाहर खड़ी थी और एकटक श्रेष्ठा को देख रही थी, जो ध्रुव के फोटो को देख रही थी और उसके ऊपर टप टप करके बार बार फोटो फ्रेम पर गिरती जा रही थी। सहस्त्रा को फोटो तो नहीं दिख रही थी, लेकिन श्रेष्ठा के गिरते आंसू दिख रहे थे और उसे यह अच्छी तरह से पता चल चुका था कि श्रेष्ठा किसकी फोटो देखकर रो रही है। सहस्त्रा वहाँ से चलकर ध्रुवंश के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा जैसे ही कमरे में पहुँचती है तो वे देखती है ध्रुवंश आईने के सामने खड़ा शर्ट के बटन लगा रहा था। सहस्त्रा उसके पीठ को देखते हुए कहती है, आप अपने डैड को कब नाना जी से छुड़वाएंगे? आवाज़ सुनते ही ध्रुवंश मुड़कर सहस्त्रा को देखता है। ध्रुवंश अब इसी के बारे में सोच रहा था कि वह सहस्त्रा के कैसे बात करे और यहाँ से सहस्त्रा खुद आकर बोल दी, जिस वजह से ध्रुवंश थोड़ा हैरान हो गया था। इधर दूसरी तरफ ध्रुवंश और सहस्त्रा इस वक्त शेखावत विला जाने के लिए तैयार थे। ध्रुवंश सहस्त्रा से के पास खड़ा था और सहस्त्रा के कान में धीरे से परेशानी भरे लफ्ज़ में कहता है, भाभी आर यू श्योर, आप कर लेंगी ना? सहस्त्रा श्रेष्ठा को देखते हुए धीरे से कहती है, हाँ। आव्यान सोफे पर बैठा था और उसकी नज़र ध्रुवंश और सहस्त्रा के करीब पर थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह बस ध्रुवंश और सहस्त्रा के कपड़े जो करीब होने से टच हो रहे थे वह देख रहा था। दोनों का शरीर तो टच नहीं हो रहा था, पर ध्रुवंश की जैकेट से सहस्त्रा की साड़ी का आंचल बार बार टच हो रहा था। आव्यान नज़रें फेर कर पेपर वेट को टेबल पर घुमाते हुए लगता है। उसकी आवाज़ से रोनी का ध्यान जो फ़ोन पर था वह आव्यान की ओर चला जाता है। आव्यान की ही ये हरकत देखकर रोनी समझ नहीं पाता कि आव्यान ऐसा क्या हुआ जिसे आव्यान गुस्से में है। आव्यान अपने फीलिंग्स को इस हद तक छुपाता है कि अपना गुस्सा तक जाहिर ना करता, पर रोनी को पता था कि आव्यान जनरली पेपर वेट को तभी घुमाता है
जब उसे गुस्सा आता है। अभियान के बॉडी एक्शन से रोनी और नील के अलावा कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि नील को रोनी ने ही ट्रेनिंग दी थी। ध्रुवंश थोड़ा बहुत समझता है, पर पूरा नहीं समझ पाता कि आखिर अभियान किस वक्त किस मूड में है। रोनी कंफ्यूज होकर चारों ओर देखता है, लेकिन उसे तब भी कुछ समझ नहीं आता। सहस्त्रा दर्श, श्रेष्ठ, सौरभ और विक्रम के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। आव्या जल्दी से सहस्त्रा को गले लगाकर कहती है, अपना ख्याल रखना भाभी। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। ध्रुवंश भी पहले श्रेष्ठा के गले लगता है और फिर दर्श के गले लगकर उसके कान में धीरे से कहता है, अब डैड आएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी मॉम को देखने नहीं देंगे। सो अपनी बिगड़ी हुई हालत सुधारेगा और किसी को ढूंढकर शादी कर लीजिए। भले ही आप बुढ़े हो गए, पर कोई ना कोई तो बुढ़ी मिल ही जाएगी। बोलते ही ध्रुवंश दर्श से दूर होकर एक आई विंग करता है और मुस्कुरा देता है। दर्श उसे घूरकर देखने लगता है। ध्रुवंश और आव्या के गले लगकर अपने कान में धीरे से कहता है, कन्फर्म ट्यूलिप। ध्रुवंश की बात सुनकर आव्या की नज़र सहस्त्रा पर चली जाती है। वह सहस्त्रा को देखते हुए धीरे से कहती है, टोटल कन्फर्म। ध्रुवंश आव्या को दूर होते आए और उसके माथे पर किस करके कहता है, अपना ध्यान अच्छे से रखना। आव्या भी मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के माथे पर किस करके कहती है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ध्रुवंश आव्या से दूर होता है और अपना हाथ बढ़ाकर सहस्त्रा से कहता है, चलिए भाभी। सहस्त्रा ध्रुवंश का हाथ पर अपना हाथ रख देती है। आव्यान अब पेपर वेट घुमाते हुए दोनों के पकड़े हाथ को देखता है। रोनी की नज़र भी अब आव्यान के नज़र पर रुकती है। रोनी को जब यह एहसास होता है, वह एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वह बहुत हैरानी से आव्यान को देखता है, जो अब उठकर अपने कमरे की ओर जा रहा था। सहस्त्रा जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता। वह पीछे मुड़कर देखती है। आव्यान सीढ़ी से कमरों की ओर बढ़ चुका था। सहस्त्रा ध्रुवंश को देखकर कहती है, एक मिनट में अभी आई। बोलते ही सहस्त्रा आव्यान के पीछे चली जाती है। आव्यान कमरे में अंदर जाता है, तभी उसे एक प्यारी सी आवाज़ आती है, सुनिए। आवाज़ सुनते ही आव्यान के कदम जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, वे एकदम रुक जाते हैं, पर वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। सहस्त्रा बहुत धीमे कदमों से चलती है और आव्यान के आगे खड़ी हो जाती है। आव्यान की नज़रें सहस्त्रा पर नहीं थी। सहस्त्रा अचानक झुककर आव्यान के पैर छू लेती है। आव्यान बिना कुछ रिएक्ट किए दूसरी तरफ ध्यान दिए खड़ा था। सहस्त्रा उठती और अपना सिर झुकाए कहती है, मम्मा जब अकेले नाना जी के पास जाती थी तो पापा के पैर छू करती थी। बोलते हुए रुककर सहस्त्रा आव्यान को देखती है। आव्यान का ध्यान अब तक दूसरी तरफ था। सहस्त्रा कुछ पल तो उसे देखती रहती है, फिर वहाँ से चली जाती है। ध्रुवांश और सहस्त्रा अब कार में बैठे हैं और उनके बैठते कार चलती है। सक्सेना हाउस के लिए निकल जाती है। आव्यान बालकोनी से अपने दोनों हाथ को जेब में डाले खड़ा था और कार को जाता हुआ देख रहा था। आव्यान नाश्ता लेकर आदित्य और काव्या के रूम में जाती है। आव्या आदित्य के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है और अपने हाथ से आदित्य को खाने का एक निवाला बढ़ा देती है। आदित्य निवाला को देखता है और फिर काव्या को। आदित्य खाने को देखते ही कहता है, मेरी वाइफ ही खाना नहीं खाती, आपसे मैं भी नहीं खाऊंगा। बोलते हुए खाने से नजरें फेर लेता है। जब से वह आया था, आव्या ने हमेशा आदित्य को खाना खिलाया, पर काव्या को नहीं। आदित्य इस चीज़ को नोटिस कर रहा था। आव्या काव्या को देखता है और फिर आदित्य को देखते हुए कहती है, डैड अगर आप खाना नहीं खा पाएंगे तो फिर कभी ठीक नहीं होंगे, और अगर आप ठीक नहीं होंगे तो मम्मा कभी अपनी आंखें नहीं खोलेंगी। आदित्य आव्या की बातें बहुत गौर से सुनता है और फिर काव्या को देखते हुए कहता है, वाइफी बात भी नहीं करती है, वाइफी मुझसे नाराज़ है, इसलिए मुझे देखती भी नहीं है। यह सुनते ही आव्या की आंखों में नमी आ जाती है। वह उस नमी को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मम्मा आपसे नाराज़ है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मम्मा गुस्सा भी हो जाएंगी और कभी आपसे बात भी नहीं करेंगी। यह सुनकर आदित्य जल्दी से आव्या के बढ़ाई निवाले को खा लेता है और वहीं काव्या के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे उसके पास होने वाली सारी घटनाओं का अंदाज़ा था। उसे आदित्य की हालत भी महसूस हो चुकी थी। काव्या उठकर आदित्य का इस हालत से सुधारना चाहती थी, पर उसका शरीर उसे इजाज़त नहीं दे रहा था।
आव्या आदित्य को पूरा नाश्ता करवाती है और वह आदित्य को दवाई देती है और काव्या के बहते आंसुओं को साफ करने करने को होती है कि आदित्य आव्या का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। आव्या कंफ्यूज होकर आदित्य को देखती है तो आदित्य नाम में सिर हिलाकर काव्या के पास लेट जाता है और उसके आंसुओं को अपने होठों रखकर उन्हें सक करने लगता है। आव्या यह देखकर काव्या को इंजेक्शन लगाकर कमरे से निकल जाती है। आदित्य काव्या के चेहरे को अपनी उंगलियों से साफ करता है और उसके इंजेक्शन लगाए हुए जगह को चूम लेता है। आव्या रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वह कार में बैठी फ़ोन चला रही थी कि ड्राइवर के साथ बॉडीगार्ड आगे बैठे हुए थे। तभी अचानक कार रुकती है। आव्या का ध्यान फ़ोन से सामने की ओर चला जाता है। आव्या सामने की नज़र देख गुस्से से भर जाती है। बॉडीगार्ड बाहर निकलने वाला ही था कि आव्या उसे रोककर खुद कार से निकल जाती है। रुद्र इस वक्त कार की बोनट में बैठा सिगरेट की कश ले रहा था और धीर एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहा था। आव्या उसे देखते हुए जोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट। धीर के हाथ एकाएक रुक जाते हैं। वह फिर उठाकर आव्या को देखता है और फिर रुद्र को। रुद्र उसे कुछ इशारा करता है तो धीर उसे झट से छोड़ देता है। वह आदमी नीचे गिर जाता है। वह अब तक रुद्र की हालत देख चुका था। खुद वह अब तक रुद्र की हरकत से देख चुका था कि वह आव्या के एक बार कहने पर ही रुक गया। आव्या गुस्से में रुद्र के पास खड़ी होकर कहती है, तुम ना एक नंबर के सन की हो, पागल लोफर हो। ऐसे बिना मतलब के कोई किसी को मारता है क्या? रुद्र आव्या की तरफ बिल्कुल नहीं देखता और बिल्कुल चुप रहता है। आव्या उसे ऐसे देखकर चिढ़ते हुए उस आदमी के पास जाकर बैठ जाती है और उसके चेहरे को पकड़ चोटों को देखने लगती है। जैसे ही रुद्र यह देखता है वह अपने सिगरेट को मुंह से हटाकर जली हुई भाग को पकड़ अपने हाथ में रखकर रगड़ते हुए लगा देता है जिसके उसे हाथ जल रहा था। वह यह करके वह साबित करना चाहता था कि आव्या के इस तरह से करने से वह किस तरह से चल रहा है। आव्या का ध्यान जहाँ उस आदमी की चोटों पर था तो वहीं उस आदमी का ध्यान आव्या के सीने पर था। आव्या की कुर्ती थोड़ी डीप थी। अचानक आव्या की नज़र भी उस आदमी की नज़र पर जाती है। वह जैसे उसकी नज़रों को खुद के सीने पर देखती है उसे जोर से धक्का देकर गुस्से से कहती है, यू इडियट। धीर आगे बढ़कर उस आदमी को देखते हुए कहता है, मैम ये आदमी एक रेपिस्ट है। अगर आप इसके रिकॉर्ड देखेंगे ना तो। बोलते ही वह रुकता है और आव्या को देखकर जो अब इसे घिन नज़रों से देख रही थी क्योंकि आव्या अब उसे पहचान चुकी थी। आव्या धीर से देखते हुए कहती है, या मैंने इसे एक बार न्यूज़ में देखा था। तुम लोग इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? धीर एकदम से बोल पड़ता है, आपको लगता है कि कानून इसे सज़ा देगा? कानून बस नाम का है, कुछ करता बरता नहीं है। आव्या हाँ में सिर हिलाती है और फिर एक नज़र रुद्र को देखती है जो अब तक शांत में बैठा था और उसकी नज़र कहीं और थी। आव्या उसे नज़र हटाकर जाने लगती है कि तभी वह आदमी धीर को धक्का देकर आव्या को पकड़ने वाला होता है कि रुद्र अपना गन निकालकर सीधे उसके सिर पर शूट कर देता है और अपनी गन धीर की ओर फेंकता है और धीर तुरंत गन कैच कर लेता है। आव्या मुड़कर हैरानी से उस आदमी को देखती है और फिर रुद्र को देखती है जो बस उसे ही देख रहा था। आव्या रुद्र के हाथ में देखती है फिर धीर के हाथ को। धीर के हाथ में बंदूक देकर आव्या को लगता है कि धीर ने मारा है पर असलियत में तो कुछ और थी। रुद्र अपने असिस्टेंट को आव्या के सामने बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता था। रुद्र अपनी आइडेंटिटी को आव्या के सामने बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता था कि रुद्र आखिर क्या है। आव्या बस इतना समझती है कि रुद्र गुस्सैल, खड़ूस और सनकी है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि रुद्र माफिया है और वह लोगों को मारता है। यहाँ तक कि आव्या को तो रुद्र का नाम तक नहीं पता था। धीर आव्या की सफाई में झूठ बोलते हुए कहता है, ये आप पे हमला करने वाला था इसलिए हमें मारना पड़ा। आव्या उस आदमी को देखकर कहती है, वैसे भी ये इसी के काबिल था। ध्यान से इसकी लाश को छुपा देना वरना पुलिस तुमको पकड़ लेगी। आव्या की भोली भाली को बातों को सुन धीर मुस्कुरा देता है और वह उस आदमी को उठाकर कार के पीछे ले जाता है और डिक्की में रख देता है। आव्या अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है और बैठने वाली होती है कि आवाज़ फिर रुक जाती है आवाज़ से और कार के दरवाज़ा
रब करते हुए मुड़कर रुद्र को देखती है। अचानक उसे क्या होता है, आव्या मुड़कर रुद्र के पास चली जाती है। आव्या रुद्र के आगे हाथ बढ़ाकर कहती है, हाय, मैं आव्या सिंघानिया। रुद्र आव्या के हाथ को देखता है और कुछ देर तक ऐसे ही उसके हाथों को देखते रहता है। और रुद्र अब आव्या से हाथ नहीं मिलाता तो आव्या हाथ पीछे करके चिढ़ते हुए कहती है, अगर कोई हाथ आगे करे तो अपना हाथ भी आगे करना होता है, हाथ मिलाना चाहिए। तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है, खड़ूस कहीं के। बोलते ही आव्या पलट कर जाने लगती है। आव्या जाते हुए खुद को बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं ही पागल थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं उस खड़ूस से हाथ मिलाने आ गई। वह बोलते बोलते जा ही रही थी कि तभी उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई दी। रुद्र अपनी सीरियस आवाज़ में, स्टॉप। आव्या के कदम अपने स्टॉप बोलते ही रुक जाते हैं। आव्या वैसे ही खड़ी रहती है और फिर मुड़कर रुद्र को देखती है जो अब तक वैसे ही बैठा था। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, यू गेव मी परमिशन टू टच मी। आव्या उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहती है, इट मीन्स तुम किसी को तभी छूते हो जब वो तुम्हें परमिशन दे। यह सुनकर रुद्र चुपचाप आव्या की आंखों में देखता रहता है। दोनों दूर थे पर उनकी नज़रें उन्हें करीब लाने में काम कर रही थी। कुछ देर तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रुद्र अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, आई डोंट लाइक एनीवन गिव मी एडवाइस, परमिशन, ऑर्डर। ऐसे ही वे बहुत सारी चीज़ें बताता है जिससे आव्या को गुस्सा आ जाता है। आखिर में रुद्र धीरे से कहता है, बट आई लाइक यू, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों का प्यार, बड़ों को सम्मान, एक लाइक तो बनता है ना, सो लाइक देते जाना। राधे राधे।